नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कंपैरिजन करके कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ डाइन डिक्लेरेशन के मामले में क्या बातें करता है, कितनी समान बातें हैं वहां पर, कितनी डिफरेंट बातें हैं, अलग बातें हैं। तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब कॉमन लॉ हुआ करता था, अभी भी कॉमन लॉ चलता है इंग्लैंड में, बट बहुत सारा लॉ अब कोडिफाइड भी है। पहले केवल और केवल जज मेड लॉ हुआ करता था, तो वहां पर डाइन डिक्लेरेशन के मामले में यह कहा गया था कि कोई स्टेटमेंट जब दिया गया था जब स्टेटमेंट देने वाले को बचने की उम्मीद नहीं थी, तब केवल और केवल तब दिए गए स्टेटमेंट को डाइन डिक्लेरेशन कहा जाता था। और ऐसा ही सब जगह आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, बट मैंने कहा था कि गलत पढ़ाया जा रहा है। आज की डेट में लॉ ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आपको वीडियो देखनी है तो पब्लिकेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर देख लिया करिए, और अगर 24 घंटे बीत गए तो फिर आपको ये चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप वीडियोस को देख पाएंगे। तो उसके रिगार्डिंग जब मैंने सेक्शन बताई द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003 ऑफ यूके, उसकी सेक्शन 116 जो ऐसे स्टेटमेंट के बारे में बात करती है जब किसी पर्सन को एज ए विटनेस नहीं बुलाया जा सकता, जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 32 हुआ करती थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 26 हो गई है। तो एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं इसको स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ उस सेक्शन को, जिससे कि मुझे और विश्वास हो जाए कि हाँ आपने ठीक पढ़ाया है। तो बहुत छोटी सी वीडियो मैं बनाऊंगा और उनको केवल और केवल इसी सेक्शन के कंटेंट दिखाता हूँ। आप ध्यान दीजिए कि दूसरी बात और भी थी हमारे यहाँ पे। हमारा लॉ कहता है कि अगर किसी पर्सन ने मरने से पहले अपनी डेथ के रिगार्डिंग, अपनी डेथ के कारण के रिगार्डिंग, अपनी डेथ जिन सर्कमस्टांसेस में हुई उन सर्कमस्टांसेस के रिगार्डिंग अगर स्टेटमेंट दिया था, तभी डाइन डिक्लेरेशन कहलाएगा। अर्थात किसी और की स्टेटमेंट, किसी और की डेथ के बारे में स्टेटमेंट दिया, किसी और की डेथ की परिस्थितियों के बारे में स्टेटमेंट दिया, तो वो डाइन डिक्लेरेशन नहीं कहलाता है एज पर इंडियन लॉ। लेकिन अब नए लॉ में, हालांकि कॉमन लॉ में जब ये पुराना लॉ था उनके यहाँ पर 2003 से पहले का, तो वहां पर ये कंडीशन थी, डेथ की एक्सपेक्टेशन वाली कंडीशन भी थी, और कॉज ऑफ हिज ओन डेथ, अपनी डेथ के बारे में बताया गया स्टेटमेंट, ये भी कंडीशन थी। लेकिन अब वहां ये दोनों कंडीशन चेंज हो गई हैं। अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके लिए मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 116 है द क्रिमिनल जस्टिस एक्ट 2003, ये यूके का है। क्या कहती है? हेडिंग है केसेस वेयर अ विटनेस इज अनअवेलेबल। जूम करके देख लेना अगर आपको कम दिखाई दे रहा हो तो। जब विटनेस उपलब्ध नहीं है, ऐसे केसेस में क्या होगा? तो हाँ, एक और बात बता दूं, मैंने जब डिफरेंस की बात कही थी तो मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे। कंपैरिजन करके दिखाया तो बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन जब डिफरेंस की बात आई तो केवल दो बातें मैंने बताई थी। एक तो कि अब इंग्लिश लॉ में अपनी ही डेथ के कारण बताए हों ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि इंडिया में आज भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अपनी डेथ के कारण बताए हों। दूसरा डिफरेंस ये बताया था कि इनकी इस सेक्शन में 5 तरीके के पर्सन बताए गए हैं जो कोर्ट में नहीं आ सकते। उनमें से एक पर्सन ऐसा है कि जिसके मन में फियर है, डर है, उस डर के कारण वो गवाही देने कोर्ट में नहीं आ रहा है, जो इंडियन लॉ में ऐसा नहीं है। एक तीसरा डिफरेंस रह गया था बताने से, तीसरा डिफरेंस और भी है दोस्तों, कि हमारे यहाँ का जो डाइन डिक्लेरेशन है सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये दोनों टाइप के मैटर्स में बात करती है, सिविल मैटर्स में भी एंड क्रिमिनल मैटर्स में भी। लेकिन जो इंग्लैंड का डाइन डिक्लेरेशन है, जो इंग्लैंड का ये सेक्शन है 116, ये केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बात करता है। तो तीसरा डिफरेंस आप ये भी नोट कर लेंगे। देखिए, सब सेक्शन 1 इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, पहली बात केवल और केवल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है, तो हमारे इंडिया के लॉ से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। अ स्टेटमेंट नॉट मेड इन ओरल एविडेंस इन द प्रोसीडिंग, नॉट मेड इन ओरल एविडेंस का मतलब क्या है?
कि कोर्ट में आकर गवाही देना ओरल रूप से वो वाला स्टेटमेंट है। अर्थात ये एक ऐसा स्टेटमेंट है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जो कोर्ट में आकर गवाही नहीं दी गई जिसके बारे में ओरल ऐसा स्टेटमेंट है इज एडमिसिबल। भाई जो कोर्ट में आके गवाही दे रहा है जिस स्टेटमेंट के बारे में पर्सन, वो तो एडमिसिबल होता ही है। लेकिन यहां बात कर रहे हैं कि जो ओरल गवाही कोर्ट में नहीं हुई है, एविडेंस नहीं हुई है, वो भी एडमिसिबल होगा इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एज एविडेंस, एविडेंस के रूप में ऑफ एनी मैटर स्टेटेड। ये है मेन पॉइंट। एविडेंस किस बात की? ऑफ एनी मैटर स्टेटेड। इस स्टेटमेंट में कुछ भी बोला गया, कुछ भी बोला गया, एनी मैटर, इस स्टेटमेंट में जो भी बोला गया उस मैटर की एविडेंस के रूप में ऐसे स्टेटमेंट को एडमिसिबल किया जाएगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इफ, यदि ओरल एविडेंस गिवन इन प्रोसीडिंग बाय द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट वुड बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। ये कहना चाह रहे हैं कि केवल और केवल जब एडमिसिबल होगी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, उसमें कुछ भी बोल देंगे उसमें तो एडमिसिबल हो जाएगी। ये कह रहे हैं केवल और केवल तब एडमिसिबल होगी कि जब वही पर्सन स्वयं आकर कोर्ट में बोलता, स्टेटमेंट देता, तो उसकी स्टेटमेंट भी एज एन एविडेंस एडमिसिबल होती। तो पहले रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू के बारे में वो फैक्ट उसके अंदर बोले गए हों, तभी वो व्यक्ति अगर नहीं आ पा रहा है कोर्ट में तो ऐसे पर्सन का स्टेटमेंट भी एडमिसिबल होगा। पहली बात तो ये हुआ कि रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू के बारे में ही होना चाहिए। हमारे लॉ भी इस बात को सपोर्ट करता है डायरेक्टली, हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं बोला। नंबर 2 पॉइंट, पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट, रेलेवेंट पर्सन इज आइडेंटिफाइड टू द कोर्ट्स सेटिस्फैक्शन। जिस पर्सन का ये स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट पर्सन जिसके स्टेटमेंट को आप एडमिसिबल बनाना चाहते हो, पहली बात वो आइडेंटिफाइड पर्सन होना चाहिए। वो पर्सन था कौन, किस कैपेसिटी में उसने स्टेटमेंट दिया था, आइडेंटिफाई होना चाहिए टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। किसी और के सेटिस्फैक्शन में नहीं, कोर्ट के सेटिस्फैक्शन में आइडेंटिफाइड होना चाहिए। एंड और एनी ऑफ द 5 कंडीशंस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2 इज सेटिस्फाइड। एनी ऑफ द 5 कंडीशंस, एनी ऑफ द 5 कंडीशंस मतलब नीचे 5 कंडीशंस जो लिखी इनमें से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, देन वो इनके इस कैटेगरी में सेक्शन 116 में रेलेवेंट हो जाएगा, उसके लिए एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो 5 कंडीशन बताई गई दोस्तों, ये 5 कंडीशंस, ये वो 5 पर्संस हैं जो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। पहला, द कंडीशंस आर, वो 5 कंडीशंस कौन सी है? अगर कंडीशंस आर दैट द रेलेवेंट पर्सन इज डेड, जिस पर्सन का स्टेटमेंट है वो मर चुका है। द रेलेवेंट पर्सन इज अनफिट टू बी अ विटनेस बिकॉज ऑफ हिज बॉडीली और मेंटल कंडीशन, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो गवाह बनने के रूप में अनफिट हो गया है। The relevant person is out of the United Kingdom and is not reasonable practicable to secure his attendance. यूके के बाहर है वो व्यक्ति और रीजनेबली उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करना प्रैक्टिकेबल नहीं है। The relevant person cannot be found, वो व्यक्ति मिल नहीं सकता है। Although such steps, ये वो मैंने कहा था, मैंने डिटेल में समझाया था, यहाँ पर इन्होंने स्पेशली लिख दिया है although such steps as it reasonably practicable to take to find him have been taken, यानी रीजनेबल स्टेप्स लिए जाने के बाद भी अब वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है। पांचवा, दैट थ्रू फियर, ये पॉइंट हमारे में नहीं है, ये डिफरेंस है। थ्रू फियर द रेलेवेंट पर्सन डज नॉट गिव ओरल एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स either at all or in connection with the subject matter of the statement, or the court gives leave for the statement to be given in evidence. किसी डर के कारण वो नहीं आ पा रहा है और डर को एक्सप्लेन नहीं किया। हालांकि हमारे यहाँ भारतीय 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक फैक्ट लिखा गया है कि एडवर्स पार्टी ने उसको अलग रखा हुआ है और कोर्ट में नहीं आने दे रहा, केवल एडवर्स पार्टी। लेकिन यहाँ पर फियर है, फियर किसी का भी हो सकता है, खुद का अपना हो सकता है, एडवर्स पार्टी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है।
तो यहां पर आपने देखा सबसेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन सबसेक्शन देख लीजिए, आप कहेंगे कि जी पूरी दिखा देते, तो कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ और छिपा रह गया है। तो सेक्शन सबसेक्शन 3 देख लीजिए, कुछ नहीं है अब आगे। फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 2E, फियर को इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। लीव में बी गिवन अंडर सेक्शन इतना, यानी वहां पर जो कोर्ट परमिट कर रही है उसको एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने। ये 4 कंडीशन है। पांचवा देखिए क्या कहता है जी, फिर ये पांचवी क्लॉज, पांचवी कहती है जी, a condition set out in any paragraph of subsection 2, जहां पर persons लिखे गए conditions which is in fact satisfied is to be treated as not satisfied if it is shown that the circumstances described in that para are caused, ये दो बातें, the person in support of whose is this and this। तो कुल मिलाकर सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 5 तक तो केवल जो सबसेक्शन 2 में बातें लिखी गई उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया, इट मींस पर्संस को एक्सप्लेन किया गया। तो ये पूरी की पूरी सेक्शन जब आपने देखी तो यहां पर क्या लिखा है, कहीं डेथ शब्द आपको एक जगह कि वो पर्सन मर गया है, केवल इतनी सी बात, जो हमारे यहां भी लिखा है कि पर्सन मर गया है, केवल इसको छोड़कर डेथ शब्द तो आपको कहीं मिला ही नहीं। तो अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ दिया था, वो भी नहीं मिला आपको कहीं भी ये सब। और रिगार्डिंग कॉज ऑफ डेथ दिया था, वो भी कहीं नहीं मिला। तो मैंने दो डिफरेंस आपको बताए, दोनों बातें आपको, डिफरेंस नहीं, दो फैक्ट बताए थे इंग्लिश लॉ के बारे में जो आज भी लोग गलत पढ़ा रहे हैं, जबकि 2003 से वहां लॉ चेंज हो चुका है। अभी इसमें आपको ना एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और दिखाता हूं मैं दोस्तों। एक सेक्शन है 114, 114 सेक्शन जब आप देखेंगे तो दोस्तों वहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देखिए 114, यहां पर क्या बोला गया है, इन्होंने अमेंड किया है अपने लॉ में और लिखा है एडमिसिबिलिटी ऑफ हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस को किस तरीके से ग्रह किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। तो लिखा है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अ स्टेटमेंट नॉट मेड इन ओरल एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स इज एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इफ बट ओनली इफ, ये तो वही लाइन है ना जो सेक्शन हमने 116 में पढ़ाई। तो उन्होंने कहा कि वो भी कब एप्लीकेबल होगी, सुनो, एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और एनी अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन मेक्स इट एडमिसिबल। ये भी तब एडमिसिबल होगा जब इस चैप्टर का कोई प्रोविजन उसको एडमिसिबल बना देगा, जैसे कि इस चैप्टर की सेक्शन 116 ने एडमिसिबल बनाया, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगा। आजकल इन्होंने हियर से एविडेंस को डिस्कार्ड कर दिया। एनी रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व्ड बाय सेक्शन 118 मेक्स इट एडमिसिबल। इन्होंने क्या किया है कि हियर से एविडेंस को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। बट जैसे कि हमारे यहां होता है सेविंग एंड रिपील्स, तो कुछ चीजों को बचा लेना, तो ऐसे ही कहते हैं कि सेक्शन 118 ने कुछ बातों को बचा लिया है, प्रिजर्व कर लिया है। अगर वहां पर प्रिजर्व कर लिया है तो ही एडमिसिबल होगा, अदरवाइज एडमिसिबल नहीं होगा। ऑल पार्टीज टू प्रोसीडिंग एग्री, अगर वो एडमिसिबल, दोनों पार्टीज एग्री हो जाती हैं उसको एडमिसिबल करने के लिए तो हो जाएगा। द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस टू बी एडमिसिबल, कोर्ट को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इसको एडमिसिबल कर लिया जाए तो भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि केवल तभी एडमिसिबल होगी हियर से एविडेंस जब इसको कोई प्रोविजन कह देगा। तो सेक्शन हमने 116 में देखा कि उन्होंने कह दिया। तो मैं अब आपको एक दिखाना चाहता हूं 118, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन कॉमन लॉ कैटेगरीज ऑफ एडमिसिबिलिटी। कॉमन लॉ की कुछ कैटेगरीज की जो एडमिसिबल बनाती थी किसी एविडेंस को, उनमें से कुछ को ही प्रिजर्व किया है। और पिछली सेक्शन 114 में कह दिया कि अगर हमने 118 में प्रिजर्व किया है तो ही एडमिसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां लिखा है पब्लिक द फॉलोइंग रूल्स ऑफ लॉ आर प्रिजर्व, ये कॉमन लॉ के रूल्स हैं, इनको प्रिजर्व किया जा रहा है। अगर इसमें डाइन डिक्लेरेशन को प्रिजर्व नहीं किया गया है, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ को प्रिजर्व नहीं किया गया है, तो वो फिर बाहर है। तो इसमें भी चेक कर लीजिए कहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाला पोर्शन, कॉज ऑफ हिज ओन डेथ वाला पोर्शन कहीं प्रिजर्व किया है क्या। एनी रूल ऑफ लॉ अंडर विच
इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, पब्लिश्ड वर्क डीलिंग दिस एंड दिस एंड दिस। आप इसको सर्च मार लीजिए, कहीं कॉज ऑफ डेथ आपको दिख रहा है क्या? मैं सारा पढ़ाऊं उससे अच्छा है कि आप देख लीजिए इसमें कहीं कॉज ऑफ डेथ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे कॉज, मैंने पढ़ा, मुझे कॉज ऑफ डेथ इसमें दिखाई नहीं दिया, ना ही एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ मुझे दिखाई दिया। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब नए लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ कोई कंपल्सन नहीं है। इवन उन्होंने तो कह दिया कि सिंपल कॉज ऑफ डेथ की भी जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के बारे में अगर स्टेटमेंट दिया और उन 5 तरीके के व्यक्तियों में से अगर वो व्यक्ति आता है तो उसकी एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगी हियर से होने के बाद भी। सेक्शन 118 का सब सेक्शन 2 एक बार देख लीजिए क्या कहता है। ये कहता है with the exception of the rule preserved by this section। अगर इस सेक्शन ने किसी रूल को प्रिजर्व कर लिया है तो ठीक है। The common law rules governing the admissibility of hearsay evidence in criminal proceedings are abolished। इस सेक्शन के द्वारा बचाए गए रूल्स को छोड़कर बाकी सारे जो रूल्स थे कॉमन लॉ के वो इस एक्ट ने अबॉलिश कर दिए। तो कुल मिलाकर वो एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाला पोर्शन तो इसमें है, कॉज ऑफ हिज ओन डेथ वाला पोर्शन भी इसमें नहीं है। इट मींस ये रूल इस नए एक्ट ने नहीं बचाए और मेन प्रोविजन से भी आप लोगों ने देख ली। तो आज के बाद में अब आप ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे कि कॉमन लॉ ये कहता, इंग्लिश लॉ ये कहता है और इंडियन लॉ ये कहता है। तो अब इंग्लिश लॉ में भी आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाली बात नहीं करनी है और कॉज ऑफ हिज ओन डेथ वाली भी बात नहीं करनी है, लेकिन इंग्लिश लॉ में नहीं करनी है। इंडियन लॉ में कॉज ऑफ हिज ओन डेथ वाली बात करनी है, सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों की बात करनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ वाली बात अब ना तो इंग्लिश लॉ में करनी है ना इंडियन लॉ में करनी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जिन सज्जन ने कहा था कि हमको स्क्रीन पर दिखा दिया जाए तो वो सेटिस्फाई होंगे। अगर इसको पूरा पढ़ना है तो मैंने कहा था टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, बट उन्होंने कहा जी मैं टेलीग्राम नहीं चलाता हूं तो इसलिए आप मुझे यहाँ पर दिखाइए। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं दिखा ही देता हूं। और ये वीडियो से आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अब जब हम लॉ कंपैरिजन करके पढ़ते हैं दूसरे लॉज के साथ में तो बहुत कुछ और भी सीखने को मिलता है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसमें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।